ट्रांसपेरेंसी होना बड़ा ज़रूरी है। आपको झूठ बोल के कोई रिश्ता शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे पहले तो सबसे बड़ा मसला ये था कि हमने पहले लोगों को ट्रेन करना है, अब उन लोगों को ट्रेन करना है जिनको भी इसके बारे में नो हाउ नहीं है, जिनमें हम लोग भी शामिल थे। एक के ट्रीटमेंट करने से आप उसको पूरे कपल को आप क्योर नहीं कर सकते। ये भी हम उनको ज़रूर, जब भी हम प्रीमैरिटल काउंसलिंग की पूरी ट्रेनिंग देते हैं तो उसमें ये भी बताते हैं कि जब आप, चूँकि हम एक गरीब मुल्क हैं, हमारे वसाइल इतने अच्छे नहीं हैं, अपनी हेल्थ के बाद जो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, लड़के की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और जिसको नहीं पता होता कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको बेचारे को पता ही नहीं होता, वो दोनों में घन चक्कर बन के रह जाता है। अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट से मैं हूं शाहिद नवाज़, और हमारी एक पॉडकास्ट की एक सीरीज़ है जिसमें हम प्री मैरिटल काउंसलिंग पे बात करते हैं, और प्री मैरिटल काउंसलिंग से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं हम वन बाय वन उन पे बात करते हैं और अपने नाजरीन को उसके मुतल्लिक मुकम्मल रहनुमाई फ़राहम करते हैं। तो आज फिर हमारी उस पॉडकास्ट की एक नई एपिसोड है, और आज हमने दावत दी है, हमारे साथ हैं डॉक्टर अनम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच शाहिद साहब। सबसे पहले तो आपने मुझे इनवाइट किया, आई एम रियली ऑनर्ड। तो इस पॉडकास्ट का हिस्सा बन के आई होप कि जितने भी लोग देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, वो लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा डॉक्टर अनम, पहले तो हमें ये बताएं कि जो प्री मैरिटल काउंसलिंग हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट का एक पायलट इनिशिएटिव है, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि बेसिकली ये कहाँ है और किन डिस्ट्रिक्ट्स में इसको किया जा रहा है। जी, सबसे पहले तो मैं प्री मैरिटल काउंसलिंग का जो प्रोजेक्ट है हमारा, ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स में इस टाइम पे है और बड़ा सक्सेसफुली 4 डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है, जिसमें रावलपिंडी, कसूर, लिया और डीजी खान शामिल हैं। और मुझे लगता है कि आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मैं उन डिस्ट्रिक्ट्स में एक का हिस्सा हूँ। मैं रावलपिंडी का मैं हिस्सा हूँ। इस टाइम पे मैं बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल में मैं काम कर रही हूँ, और मैं एज अ मास्टर ट्रेनर इस पायलट प्रोजेक्ट का मैं हिस्सा रही हूँ। पिछले 2 साल से मैं इसमें काम कर रही हूँ, और इसके सिलसिले में हमें सबसे पहले तो मास्टर ट्रेनर्स को ही ट्रेन किया गया था, क्योंकि एक बहुत ही नया कॉन्सेप्ट था। हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट ही फर्स्ट ये इनिशिएट लेके आए थे। इससे पहले ये पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था प्री मैरिटल काउंसलिंग का। बाहर की कंट्रीज़ में तो ये बड़े टाइम से ये चीज़ राइज है, वहाँ पे प्री मैरिटल काउंसलिंग के नाम से भी, प्री मैरिटल स्क्रीनिंग के नाम से भी, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक ये चीज़ नहीं थी। ये हेल्थ एंड पॉपुलेशन ने इनिशिएटिव लिया, ये बीड़ा उठाया, और मैडम ने और आपने सब, आप चूँकि इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी हैं, और ये इसको हमने अभी 4 डिस्ट्रिक्ट्स में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे किया। सबसे पहले तो सबसे बड़ा मसला ये था कि हमने पहले लोगों को ट्रेन करना है, अब उन लोगों को ट्रेन करना है जिनको भी इसके बारे में नो हाउ नहीं है, जिनमें हम लोग भी शामिल थे। हमारे लिए भी ये बिल्कुल नई चीज़ थी। सबसे पहले हमें ट्रेन किया गया, हमें बताया गया कि प्री मैरिटल काउंसलिंग बेसिकली है क्या। बीइंग अ डॉक्टर होते हुए भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, सब कुछ है, हमें नॉलेज है, लेकिन फिर भी हमें भी टाइम लगा चीज़ों को समझने में कि प्री मैरिटल काउंसलिंग सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक बहुत ही, जिसको आप कहेंगे बहुत जामिया सब्जेक्ट है पूरा। उसमें सिर्फ एक चीज़ इसमें इंक्लूड नहीं, उसमें बहुत सी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, जिसमें स्क्रीनिंग भी है, जिसमें साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स भी हैं, जिसमें फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स भी हैं, ये सब चीज़ें उसमें इंक्लूड हो जाती हैं। उसमें सबसे पहले हम ट्रेंड हुए, फिर हमने ट्रिगर डाउन ट्रेनिंग्स करवाई अपने इलाके में, अपने रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स में जाके। हमारे साथ दूसरे डॉक्टर्स हैं, हमारा स्टाफ है, उनकी हमने ट्रेनिंग्स करवाई, और वो ट्रेनिंग्स करवा के उनको भी ट्रेनर्स बनाया, ताकि जितने लोगों तक हम अपना मैसेज जो है वो कन्वे कर सकें, जितने लोगों तक अपना प्री मैरिटल काउंसलिंग का पैगाम पहुंचा सकें, उतना ही कम है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये तो आपने प्रोजेक्ट का ओवरव्यू बताया, बेसिकली प्रोजेक्ट में हम कर क्या रहे हैं और क्या हमारा बेसिकली एक मोड है। तो मैं बेसिकली आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हम प्री मैरिटल काउंसलिंग के अंदर, बेसिकली आप एक मास्टर ट्रेनर हैं, तो हम करते क्या हैं बेसिकली, कौन कौन सी इंटरवेंशंस हैं जो हम करते हैं? हमने, अगर मैं स्टार्ट करूँ, हमने स्टार्ट यहाँ से किया था कि हमारे पास, हमने कॉलेजेस में और डिस्ट्रिक्ट्स, अपने डिस्ट्रिक्ट और स्कूल और कॉलेजेस से हमने सेशंस देना स्टार्ट किए थे। अवेयरनेस सेशंस करना हम लोगों ने स्टार्ट यूथ के साथ, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो हमारे पास जंक है वो यूथ का ही है, और जब तक हम उनको अवेयर नहीं करेंगे, हम कोई भी रिजल्ट्स हमारे पास नहीं आएंगे। और यूथ ही है प्री मैरिटल का, अगर हम कॉन्सेप्ट भी उठाएं तो जब तक हमारी वही हैं जिन्होंने बाद में जिनकी शादियाँ होनी हैं, जब तक हम उनको अवेयरनेस नहीं देंगे, वो किसी भी, हमारे ये सारा किसी काम नहीं आएगा। लेकिन पाकिस्तान में रहते हुए थोड़ा सा मुश्किल था हम लोगों के लिए कि हम ये स्टार्ट ही उन लोगों के साथ करते जिनकी अभी शादियां नहीं हुई। तो हमने उसका एक वे आउट निकाला था डिपार्टमेंट के लोगों ने मिलके कि हम यहाँ स्टार्ट करेंगे एल्डरली सेशंस के साथ। हमने पहले स्टार्ट किया था क्योंकि हम जॉइंट फैमिली सिस्टम्स में रहते हैं। हमारे यहाँ पे अक्सर जो फैसले हैं वो बड़े करते हैं। लड़का लड़की की अमूमन हमारे यहाँ पे जो शादियाँ होती हैं, लड़का लड़की की शादी नहीं होती, 2 खानदानों की शादी होती है। तो हमने यही कोशिश की कि हम खानदानों को इन्वॉल्व करें। हमने जब सेशन स्टार्ट किए, हमने खानदानों को ही इन्वॉल्व किया। हमने सास ससुर को
इन्वॉल्व किया, हमने बिल्कुल उन लोगों को इन्वॉल्व किया जो डिसीजन मेकर्स हैं, सही। जो अब अगर माँ बाप उनकी अगर पेरेंट्स की तरबियत हो जाएगी, पेरेंट्स को अवेयरनेस हो जाएगी, तो अपने बच्चों की तरबियत तो खुद ब खुद कर लेंगे। एग्जैक्टली और वो उनकी डिसीजन मेकिंग में उनकी हेल्प भी उनकी करेंगे। हेल्प, बिल्कुल हाँ, उनकी बिल्कुल हेल्प करेंगे। सबसे पहले हमने उनको टारगेट, हमारी ऑडियंस वो थी। उसके बाद हमने फिर स्कूल कॉलेजेस में लेक्चर्स दिए यूथ के साथ, जैसे आपने बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा कि हमने यूथ के साथ किए। उसके बाद हमारे स्टेक होल्डर्स में और भी बहुत से लोग थे, उलमा हजरात थे, उनके साथ हमने किए। जो बाकी हमारे दूसरे लोग हैं, सोशल इन्फ्लुएंसर्स हैं हमारे साथ, जर्नलिस्ट हैं, जितनी ज़्यादा लोगों को हम इन्वॉल्व कर सकते थे हमने किया, ताकि वही बात है कि जितने लोगों तक अपना मैसेज हम पहुंचा सकते थे वो पहुंचाए। लेकिन मेन हमारा टारगेट वही था कि फैमिलीज़, बिल्कुल। जितनी ज़्यादा फैमिलीज़ को हम इन्वॉल्व कर सकें वो बेस्ट ऑप्शन है। अब हम इस स्टेज पे आ गए हैं 2 साल के बाद कि हम अब इतनी, आप समझ लें कि चूँकि हम लोगों ने इतने सारे सेशंस हम कर लिए हैं, कम्युनिटी के साथ हमारी रैपो इतनी अच्छी बिल्ड हो गई है कि अब हमारे पास न्यूली मैरिड कपल, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि अभी भी हमारे पास प्री मैरिटल का तो अभी भी थोड़ा मुश्किल है, Okay. लेकिन हाँ हमारे पास न्यूली मैरिड कपल्स अब आना स्टार्ट हो गए हैं 1-to-1 काउंसलिंग के लिए भी। और वो अब इतना ट्रस्ट वो करना शुरू हो गए हैं कि सासें खुद लेके आ जाती हैं, जिनकी बिल्कुल न्यू, नहीं ये अगर तो अगर वो अगर पढ़ाई करना चाह रहे हैं, फैमिली प्लानिंग की तरफ जाना चाह रहे हैं, कोई भी उनके कंसर्न्स हैं, तो अब वो एटलीस्ट इस नहज पे हम लोग आ गए हैं। फाइनली इतना सक्सेसफुल हम हो गए हैं कि न्यूली मैरिड कपल्स भी हमारे पास काउंसलिंग के लिए आ जाते हैं। नहीं ये तो बड़ी अच्छी प्रोग्रेस है, क्योंकि जिस तरह आपने बताया कि हमारी सोसाइटी के अंदर मतलब एल्डर्स का बड़ा रोल है बिल्कुल और पेरेंट्स का बड़ा रोल है डिसीजन मेकिंग का। और जिस तरह हमने स्टार्ट ही पेरेंट्स से किया ताकि उनको एग्जैक्टली। ताकि वो अपने बच्चों की प्री मैरिटल काउंसलिंग के हवाले से डिसीजन मेकिंग जो है उसमें उनका हेल्प कर उनकी मदद कर सके। तो मेरे ख्याल से ये बड़ी अच्छी प्रोग्रेस है। जो प्री मैरिटल काउंसलिंग है उसमें बेसिकली हम कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके मुतल्लिक अपने नौजवानों को या पेरेंट्स को रहनुमाई फ्राहम करते हैं ताकि जो हमारे नौजवान हैं उनको आने वाली ज़िंदगी उनकी बेहतर हो सके। तो वो हमें वो टॉपिक्स बताएं कि कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करते हैं। टॉपिक्स की अगर मैं बात करूं तो हमारे डिपार्टमेंट ही, पॉपुलेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक बुकलेट तरतीब दी थी इस हवाले से, जो कि बिल्कुल बहुत ही अच्छी बुकलेट थी। हम जहाँ पे भी सेशंस के लिए जाते हैं हम वो बुकलेट वो साथ लेके जाते हैं, आईसी मटेरियल हम लेके जाते हैं, वो फ्राहम करते हैं। बहुत ही आसान अल्फाज में है, उसमें सारे टॉपिक्स बड़े आसान अल्फाज में लिखे हुए हैं, उर्दू में लिखे हुए हैं, और आम फहम इंसान भी बड़ी आसानी से उसको समझ लेता है। वो बहुत ही जामिया है। उसमें शुरुआत होती है कि सबसे पहले तो शादी की उम्र, सही है। शादी की उम्र, और शादी की उम्र के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है कंसेंट। हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली अभी तक भी लड़का लड़की की मर्जी ही नहीं पूछी जी जाती। बिल्कुल ऐसे ही है, कई हाँ एरियाज में बिल्कुल है ये हाँ, बिल्कुल बहुत सारे एरियाज में, बहुत से बिल्कुल पढ़े लिखे एरियाज में। बिल्कुल हालांकि ऐसे हम अगर हम रिलीजन की बात भी करें, तो अगर हम सुन्नत की बात भी करते हैं तो उन्होंने भी पूछा था। बिल्कुल ऐसे है। हालांकि ऐसा नहीं था कि वो इनकार हो जाता, लेकिन फिर भी पूछा जी गया जी था, बिल्कुल ऐसे ही शायद है। हमारे लिए एग्जाम्पल बनाने के लिए ही था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में भी कुछ इलाके हैं जहाँ पे अभी कॉन्सेंट को हाँ ये नहीं वेरी दिया आज बिल्कुल जाता। ऐसे और ये मतलब वेरी करता है, फैमिलीज टू फैमिलीज भी वेरी फैमिलीज टू करता फैमिलीज है। वेरी बिल्कुल करता ऐसे ही है, सही कह सेम रहे हैं। ऐसा ही है। सबसे पहले तो आ जाता है शादी की उम्र, उसके बाद आ जाता है कॉन्सेंट। थर्डली बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। हमारे यहाँ पे जब शादी की बात होती है, शादी की बात में सारी बातें होती हैं। उसमें की बातें क्या होती हैं कि हम शादी के कपड़े कहाँ से लेंगे, जेवरात कहाँ से लेंगे। लड़कों के साथ तो ये भी डिस्कस नहीं होता, जी लड़कों के साथ तो कुछ भी डिस्कस नहीं होता। लड़कियों के साथ फिर भी ये थोड़ी बहुत बातें डिस्कस हो जाती हैं, लेकिन जो कोर शादी है उसके बारे में कुछ भी डिस्कशन नहीं बिल्कुल होती ऐसे ही है। कि आपकी शादी के बाद जो आपकी लड़का और लड़की दोनों की लाइफ जो है अपसाइड डाउन बिल्कुल चेंज हो जाएगी, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। बच्चियों को भी नहीं समझाया जाता, और लड़कों को तो मुझे लगता है बिल्कुल सिरे से ही नहीं समझाया जाता। बच्चियां फिर भी समहाउ कुछ ना कुछ सुन लेती हैं, माएँ कुछ ना कुछ बता देती हैं कि भाई अगले घर जाओगी। आपने भी सुना होगा, हम सब ने कहीं ना जी कहीं बिल्कुल से ऐसे ही है। बिल्कुल हम कुछ ना कुछ सुन बड़ी लेते हैं, लेकिन बेटों को तो बिल्कुल भी नहीं बताया जी जाता। ऐसे ही है। उनको नहीं पता होता कि मेरे बाद जब मैं शादी मेरी हो जाएगी, एक पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे सर पे है। सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ एक लड़की आएगी, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे को है। मैं अपनी फैमिली प्लान करूँगा। लड़के बिल्कुल नाबल्द होते हैं, उनको कुछ नहीं पता होता कि उनके साथ क्या होने क्या वाला है। हम एक शादी को एक फैंटेसी वर्ल्ड एक समझते हैं, लेकिन असल शादी हनीमून पीरियड के बाद शुरू होती है। जी बिल्कुल ऐसे। हम जब ये सेशन स्टार्ट करते हैं और हम उनको सबसे पहले यही बताते हैं कि आपकी शादी जो है फर्स्ट से 6 महीने जो है आप उसको शादी मत समझें, शादी उसके बाद शुरू होती है। डाइवोर्स की रेट बीच बढ़ने के मसले भी हैं। अगर आप जितने भी सर्वे उठा के देख लें, शुरू के महीनों में जो मसले आते हैं वही ज़्यादा मसले हैं जो प्रोलॉन्ग करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता आपके मसले कम होना शुरू हो जी जाते बिल्कुल हैं, लेकिन अगर शुरू के दिनों के मसलों को ही आप लेके बैठ जाएं तो आपके मसले सॉल्व नहीं होंगे। हम जब भी सेशन करते हैं हम हमेशा ये बात करते हैं कि आप किसी भी नई जगह पे जाएंगे,
सपोज़ आप किसी नए ऑफ़िस में जाते हैं, मैं डॉक्टर हूँ, मैं किसी दूसरे डिपार्टमेंट में जाती हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मेरा काम है, मुझे पता है मैंने क्या काम करना है, लेकिन फिर भी मुझे नई जगह में एडजस्ट होने में टाइम जी, लगेगा। बिल्कुल एडजस्टमेंट इश्यूज़ होते हैं, चेंज ऑफ एनवायरनमेंट की वजह बिल्कुल, से बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल। और बिल्कुल फिर ऐसे ही। आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि एक लड़की जिसने 20-25 साल एक हाँ, घर में गुज़ारे हैं, वो जब नई जगह आएगी, वो भी अच्छी ही होगी, 100% अच्छी होगी, और जिस जगह से आई है वो भी अच्छी होगी, लेकिन वो वैसी नहीं होगी जिस जगह से वो आई है। उसको भी टाइम एडजस्ट होने में लगेगा और अगले घर वालों को भी टाइम जी लगेगा उसको बिल्कुल। एडजस्ट करवाने में। इस जगह पे लड़के की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और जिसको नहीं पता होता कि ये मेरी बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे। है, उसको बेचारे को पता ही नहीं होता, वो दोनों में घनचक्कर बन के रह जाता है। वो उस जगह पे उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत जी होती है, बिल्कुल ऐसे ही है। उनको समझाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और उसमें बहुत ज़्यादा की रोल प्ले करते हैं हमारे पेरेंट्स। इसीलिए हमने एल्डरली लोगों से जी स्टार्ट बिल्कुल किया ऐसे। था कि हम अगर उनको समझा दें कि अगर आप कुछ टाइम दें अपने बच्चों को, उनको थोड़ा-सा मार्जिन दें, तो बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं, लेकिन अगर आप उनको मार्जिन ही नहीं देंगे तो नहीं होगा। उसके बाद हम अगर बात करें तो हम बात करते हैं जेनेटिक स्क्रीनिंग की, और बहुत से ऐसी मौरूसी बीमारियाँ हैं, जैसे हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा रवाज है ख़ानदान में शादियाँ करने का। मैडम थोड़ा-सा माज़रत के साथ मैं जी, आपको जी। यहाँ पे रोकूँगा जी, जी। कि जेनेटिक स्क्रीनिंग को थोड़ा-सा ज़रा हमारे नाज़रीन के लिए आसान अल्फाज में बताएँ कि जी, मतलब ज़रूर। जेनेटिक स्क्रीनिंग से क्या मुराद है? जेनेटिक स्क्रीनिंग से मेरी मुराद है कि पहले तो मैं इसको अगर आसान अल्फाज में कहूँ कि हमारे यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, हम ट्राई ज़रूर करते हैं कि हम अपनी बरादरी में शादी जी, जी करें, बिल्कुल अपनी ऐसे ही कास्ट है। में हाँ शादी जी, तो करें, ये तो बड़ा और मतलब उससे पहले तो ये कि अपने ख़ानदान में शादी जी करें। बिल्कुल अगर ऐसे। ख़ानदान में अवेलेबल अच्छा रिश्ता है तो हमारी फ़र्स्ट प्रेफ़रेंस होती है कि हम ख़ानदान में शादी करें, जिसमें कोई मुज़ायका नहीं है, कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आपके ख़ानदान में कोई ऐसी बीमारियाँ हैं, जो आपकी मौरूसी बीमारियाँ चलती आ रही हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, मौरूसी बीमारियाँ, जी ठीक है। जो आपके एक ख़ानदान में चलती आ रही है, जिसमें थैलेसीमिया हो सकता है, सिकल सेल डिज़ीज़ हो सकती है, मतलब खून की बीमारियाँ, जैसे आपके खून के खुलिये हैं जो खून नहीं बना रहे, जिसमें सही। लाल सेल बेसिकली नहीं बना रहे, या ग्लाइकोजन स्टोरेज एक डिज़ीज़ होती है, जिसमें चिकनाई आपके खून में इकट्ठी नहीं हो रही होती है, आप कोई काम नहीं कर सक रहे होते। इस तरह की बीमारियाँ अगर आपके जिस्म में, आपके ख़ानदान में चलती आ रही हैं, या कुछ ख़ानदान ऐसे होते हैं जिनमें आँखों के मसाइल होते हैं, भेंगापन, टीरापन या अंधा बहुत ज़्यादा नस्ल दर नस्ल ये चल रहा होता है। अगर ये सारे मसाइल हैं तो आप अपने ख़ानदान को प्रेफ़र नहीं करेंगे, आप अपने ख़ानदान में शादी नहीं करेंगे। उससे पहले आप अगर पहले उसमें तो ख़ैर आप पहले ही कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है कि आप शादी नहीं करनी, शादी इज़ अ बिग नो हो जाता है कि अगर आपके ख़ानदान में ये बीमारियाँ हैं। उस आप बच कैसे सकते हैं? वैसे तो हम जब भी करते हैं लोग कहते हैं कि बाहर भी तो ये मसले हो सकते हैं। मैं ये मेरा भी यही क्वेश्चन आने लगा था कि जी, मतलब जी। अगर आप देखें ना कि जेनेटिक डिसऑर्डर आपने बता दिया कि जो मौरूसी बीमारी, हुँ। तो बाहर भी तो इस तरह के मसाइल हो सकते हैं। कई बीमारियां ऐसी हैं कि जो मतलब अगर मियाँ बीवी में वो मौजूद हैं तो वो बच्चों में हो सकती हैं, मतलब अगर वो फैमिली से नहीं भी हैं दोनों नहीं, कपल्स, तो कुछ बिल्कुल। फिर भी तो बीमारियां ऐसी आ सकती हैं। यहीं पे तो प्री मैरिटल काउंसलिंग और प्री मैरिटल स्क्रीनिंग का रोल ही यहाँ पे आता है ओके। कि हमने शादी से पहले एक स्क्रीनिंग टेस्ट करवाना है। सही। स्क्रीनिंग हम इसको इम्प्लीमेंट करने का मकसद ये है कि हमारे लेजिस्लेशन में ये ऐड हो, ताकि हमारे निकाह नामे का ये हिस्सा हो कि शादी से पहले कुछ बड़े टेस्ट नहीं है, सादा से खून के 2-4 टेस्ट हैं, वो टेस्ट हो जाएँ तो हम अपने आने वाली नस्लों को बहुत सारी बीमारियों से बचा लें। वो ख़ानदान में तो इसलिए कि आपको पहले से, बल्कि ख़ानदान में तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि हमारे ख़ानदान में ये बीमारियाँ एग्जिस्ट कर रही हैं। ख़ानदान के बाहर तो आपको पता ही नहीं है कि ख़ानदान के बाहर अगर आप शादी करें तो आया इस बंदे में ये प्रॉब्लम्स हैं या नहीं है। तो आपने कोई भी, जो हम ब्लड कंपैटिबिलिटी टेस्ट की बात करते हैं, उसमें आप सिंपल स्क्रीनिंग करवाते हैं, सीबीसी करवाते हैं, ब्लड काउंट करवाते हैं, उसमें आपका ब्लड ग्रुप का पता चलता है और नेगेटिव पॉजिटिव का पता चलता है, और सिंपल ब्लड इलेक्ट्रोफोरेसिस जिसमें आपके ब्लड के सेल्स का पता चलता है कि वो किस टाइप के हैं, वो नॉर्मल हैं, एबनॉर्मल हैं, उसमें किसी किस्म की कोई एबनॉर्मेलिटी, कोई ख़राब खुलिये तो नहीं है, मतलब खून आपका प्रॉपरली बन रहा है या नहीं बन रहा। कोई भी कपल जब शादी की तरफ जाएगा, ख़ानदान में या ख़ानदान के बाहर, तो वो सिंपल एक ब्लड कंपैटिबिलिटी टेस्ट अगर करवा ले तो ये यानी कि सारे शादी से प्रॉब्लम, पहले। शादी से पहले। ठीक है। शादी के बाद तो फिर फ़ायदा ही नहीं है ना। सही। शादी के बाद अगर एक बच्चा अगर हो गया, उसके बाद अगर आप करवाएंगे तो फिर तो मकसद तो फोत हो गया इस चीज़, सारी चीज़ का। फ़ायदा तो तभी है अगर हम शादी से पहले ही काम करवाएं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी आने वाली जनरेशन जो हैं, क्योंकि एक एबनॉर्मल बच्चा जो है वो ना सिर्फ फैमिली के लिए, बल्कि बच्चा तो खुद एक आजमाइश है ही है, लेकिन एक पूरी फैमिली के लिए भी लाइफ लॉन्ग एक बहुत बड़ी आजमाइश होती है। जी डॉक्टर साहब, आपने जितना भी टेस्ट की बात की है, जो जेनेटिक स्क्रीनिंग के हवाले से बात की है, तो ये हमारे नाज़रीन को बताएं कि आया कि ये सारे जो टेस्ट हैं जो बेसिक लेवल के हैं, ये हमारे जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे इनकी सहूलत मौजूद है?
जी बिल्कुल, हमारे डीएचक्यू लेवल के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, अब तो गवर्नमेंट ने इतना इनिशिएटिव ले लिया है कि जितने भी हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, सरकारी अस्पताल, डीएचक्यू लेवल तक के भी जो हॉस्पिटल हैं, सही है। आपको टर्शरी केयर में भी जाने की ज़रूरत नहीं है, टीचिंग हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे भी सीबीसी लेवल तक की इवन थैलेसीमिया और ये सारी स्क्रीनिंग, एचआईवी तक की स्क्रीनिंग, हेपेटाइटिस की स्क्रीनिंग, सब स्क्रीनिंग्स हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है। बड़ी अच्छी बात है, मतलब बिल्कुल। हमारे मतलब नाज़रीन के लिए और बड़ा उनके लिए आसान है कि वहाँ पे वो अप्रोच करना और वो टेस्टिंग करवा सकते हैं। जैसे आप बात कर रहे थे जेनेटिक स्क्रीनिंग के हवाले से, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इनके अलावा भी कुछ ऐसी कुछ बीमारियाँ हैं जिनका टेस्ट करवाना चाहिए शादी से पहले? शादी से पहले अगर हम टेस्टिंग की बात करें तो उसमें तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेल्स के लिए सीमन एनालिसिस करवाना बहुत ज़रूरी है। सही। क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा, आपने भी देखे होंगे, मैंने बहुत ज़्यादा केसेस देखे हैं, हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेशो है कि लोग शादियाँ, मेल्स की 2-2 3-3 शादियाँ कर देते हैं इस वजह से कि उनके बच्चे नहीं हो रहे होते, सही। और बाद में पता चलता है, और अक्सर सास से ही साथ आती हैं और वो कहती हैं कि बच्चा नहीं हो रहा, लड़की में ही कोई मसला होगा, लेकिन बहुत बाद 3-3 4-4 शादियों के बाद पता चल रहा होता है कि असल प्रॉब्लम मेल में ही होता है। हुँ। सेम इज़ द केस विद फीमेल। या फर्टिलिटी टेस्ट हैं, फीमेल्स के लिए भी फर्टिलिटी टेस्ट हैं, मेल के लिए भी सीमन एनालिसिस के टेस्ट हैं, वो दोनों टेस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। शादी से पहले जितना भी ये प्रोसेस है, जिसको जितना ट्रांसपेरेंट रखा जाए उतना ही अच्छा है। सही। किसी भी चीज़ को छुपाने की ज़रूरत नहीं। अगर मैं छुपाने की बात करूँ तो उसमें बहुत बड़ा एक चीज़ आ जाती है एचआईवी एड्स की और हेपेटाइटिस की, सही। क्योंकि इनको टैबू समझा जाता है, या और अगर किसी को है भी तो बहुत इसको छुपाया जाता है कि अगर इसको हेपेटाइटिस है और या एड्स है, एड्स तो छोड़ दें, अगर एचआईवी पॉजिटिव है, अमूमन एचआईवी पॉजिटिव को एड्स के साथ मुंसलिक कर लिया जाता है कि अगर वो एचआईवी पॉजिटिव है इट मीन्स उसको एड्स है। हालांकि ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं। सही है। हर जो बंदा एचआईवी पॉजिटिव है ज़रूरी नहीं कि उसको एड्स होगा, वो एचआईवी पॉजिटिव के साथ भी अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार सकता है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी होना बड़ा ज़रूरी है। आपको झूठ बोल के कोई रिश्ता शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि आपके स्पाउस को पता होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसमें एक तो ट्रांसपेरेंसी है, दूसरा मेरे ख्याल से अगर आप इस पे मज़ीद एलैबोरेट करें कि जो एचआईवी है, तो ये तो स्पाउस से स्पाउस भी मतलब ट्रांसमिट हो सकती है बिल्कुल, और उससे बिल्कुल। आगे बच्चों में भी हो सकती है। बिल्कुल, इसीलिए तो ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सिर्फ आप ये बीमारी आप तक तो रहेगी नहीं, हाँ, आप बिल्कुल। अपने पार्टनर को भी देंगे और आप अपने आने वाले बच्चे को भी बीमारी देंगे। हाँ अगर जी। आप एक्टिव कैरियर हैं हेपेटाइटिस सी के, तो आप अल्टीमेटली अपनी बीवी को भी बीमार करेंगे और अपने बच्चे को भी बीमार करेंगे। बिल्कुल, एंड वाइस अगर वर्सा, अगर बिल्कुल, आपकी मतलब बीवी हैं बीवी पॉजिटिव है, हैं तो वो आपके मतलब हस्बैंड को लेकिन करेंगे अगर तो। आप पहले से सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, अगर बीमारी है भी तो ऐसा नहीं है, हर चीज़ बीमारी का इलाज मौजूद है। पाकिस्तान में हेपेटाइटिस सी का इलाज मौजूद है, एचआईवी पॉजिटिव की का भी इलाज मौजूद है, साथ साथ चलती है थेरेपी। उसके साथ साथ ही होता है कि आप कम अज़ कम आप वायरस चाहे एड्स की तरफ आप नहीं जाते, आप बच्चे भी पैदा कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, अपनी लाइफ अपने प्रॉपर तरीके से गुजार सकते हैं, लेकिन आपको टाइमली डायग्नोज होना और टाइमली अपने आप को ट्रीट करवाना बड़ा ज़रूरी है। छुपाने से कुछ नहीं होगा, अपनी स्क्रीनिंग करवाना और उसको प्रॉपर तरीके से उसका ट्रीटमेंट करवाना बड़ा ज़रूरी जी है। ठीक हो गया। मेरे ख्याल से बड़ी आपने डिटेल जो है जितनी भी बीमारियां हैं, जेनेटिक स्क्रीनिंग हैं या मतलब डिसऑर्डर्स हैं या एसटीआईज हैं, मेरे ख्याल से बड़ी डिटेल उस पर आपने इन्फॉर्मेशन दी है और उसकी टेस्टिंग के हवाले से भी आपने जो बातें की हैं मुझे मतलब यकीन है कि हम जो हमारे नाज़रीन उनके लिए बड़ी मुफीद साबित होंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके अलावा जेनेटिक डिसऑर्डर्स की बात की हमने, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात की हमने, और हमने राइट एज ऑफ मैरिज की बात की। इसके अलावा भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम प्री मैरिटल काउंसलिंग में अपने क्लाइंट्स को गाइडेंस देते हैं जिनके मुतालिक? बिल्कुल, हम उनको गाइडेंस देते हैं। हम उनको सबसे पहले तो इस टाइम पे अगर मैं बात करूँ, हमारी यूथ में बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है एंग्जायटी का, डिप्रेशन का, जो समटाइम्स उनको पता भी नहीं होता कि हमें कोई मेंटल इश्यूज़ चल रहे हैं। और फिर हमारा एक बहुत बड़ा मिथ ये भी है कि अक्सर आपने सुना होगा, हम जब शादियाँ कर नहीं हो रही होती तो एक आम रैंडम सी बात होती है कि शादी कर दें सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल अच्छी। शादी हर मसले का हल नहीं है। शादी आप करके मसले बढ़ा रहे हैं। अगर एक बच्चा या बच्ची ऑलरेडी अगर बीमार है, अगर आप उसकी शादी करें तो वो मसले का हल नहीं है, वो मसले को बढ़ाएगी। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसकी काउंसलिंग स्टार्ट करवाएं, आप उसकी थेरेपी स्टार्ट करवाएं। बिल्कुल। आपको कोई भी प्रॉब्लम है ऐसी इस टाइम पे, ये तो मैं बहुत श्योरिटी से कह सकती हूँ कि पाकिस्तान के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज मौजूद नहीं है। बिल्कुल। बात यह है कि आपने सिर्फ हॉस्पिटल्स तक पहुँचना है, सही है। आपने जाके अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना है। अगर आप ट्रीटमेंट करवाएंगे, आपने नए रिश्ते की तरफ जाना है तो प्लीज़ तब जाएं जब आप मेंटली फिजिकली पूरी तरह से तैयार हों। लड़का भी लड़की भी, अगर आप मेंटली और फिजिकली एक रिश्ते को निभाने के लिए तैयार नहीं है तो प्लीज़ पेरेंट्स भी अपने आप को, अपने बच्चों को फोर्स ना करें और ना लड़का लड़की खुद उस रिश्ते में जाएं, क्योंकि उसका जो एंड रिजल्ट है वो फेलियर ही है।
सेकेंडली उसके अलावा फैमिली प्लानिंग की मैं बहुत इस पे बात करूँगी, क्योंकि फैमिली प्लानिंग अभी तक भी हमारे पास इतना सब कुछ करने के बाद भी, आपको पता है इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, अभी तक भी हमारे पास बहुत से पढ़े लिखे कपल्स आते हैं जो समहाउ फैमिली प्लानिंग करना भी चाहते हैं, लेकिन अभी तक उनको लगता है कि हमें हमें फैमिली प्लानिंग करेंगे, उनके बहुत से मिथ्स हैं, बहुत से मिसकंसेप्शंस हैं, या सोशल उनके प्रेशर्स हैं, उसकी वजह से वो ऊपर तले बच्चे पैदा कर लेते हैं, फिर वो प्रॉब्लम्स में भी फंसते हैं वो, लेकिन वो फिर जब आते हैं हमारे पास तो वो बहुत से बुरे हालात में हमारे पास पहुंचते हैं। तो ये भी एक मेरा मैसेज भी होगा कि प्लीज़ फैमिली प्लानिंग सबसे पहले तो कोई मिथ ना समझें। एक है कि अगर हमने शादी के शुरू में अगर फैमिली प्लानिंग कर ली तो बाद में शायद कंसीव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। एक तो फैमिली प्लान करना सब कपल की अपनी ओन चॉइस है। एक कपल अपनी सबसे पहले तो अपनी हेल्थ को देखेगा कि वो 2 बच्चे पैदा करना चाहता है, 3 या 4। जी बिल्कुल। सेकेंडली चूँकि हम एक गरीब मुल्क हैं, हमारे वसाइल इतने अच्छे नहीं हैं, अपनी हेल्थ के बाद जो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है हमारे वसाइल आते हैं। अगर आपके वसाइल इजाज़त देते हैं किसी कपल के, वो 3 बच्चे पैदा करे, 4 बच्चे पैदा करे, कोई भी आपको नहीं रोकता। हम सिर्फ HTSP की बात करते हैं, हेल्दी टाइम एंड स्पेसिंग प्रेगनेंसी की बात करते हैं, आप वो ज़रूर करें। लेकिन ये जो आपने अभी कहा है कि जो हेल्दी स्पेसिंग है, तो इसको थोड़ा सा मतलब हमारे नाज़रीन के लिए आसान अल्फाज में बता दें। जी, हेल्दी टाइम और स्पेसिंग इन प्रेगनेंसी जो WHO आलमी इदारा सेहत की जो रिकमेंडेशन है, उसमें 3 उसके मेन पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो ये है कि उसमें प्रेगनेंसी की उम्र के बारे में है कि 18 साल से कम उम्र की जो खातून है वो प्रेगनेंसी की तरफ ना आ जाएँ। दूसरा, 35 साल के बाद की जो खवातीन है वो ठीक। प्रेगनेंसी की तरफ ना आ जाएँ। दूसरा उसमें है कि अगर एक हमल के बाद दूसरे हमल के दरमियान में जो वक्फा है वो कम से कम 2.5 साल का वक्फा होना बहुत ज़रूरी है। चाहिए। जो तीसरा है कि एक मिस कैरेज के बाद जो दूसरा आपने हमल की तरफ जाना है उसमें 6 महीने का गैप होना बड़ा ज़रूरी है। ये 3 सिंपल सी रिकमेंडेशन है आलमी इदारा सेहत की। अगर आप ये 3 रिकमेंडेशन पे अमल करते हैं तो आपका बच्चा भी, आपका ऑफस्प्रिंग जो पैदा होगा वो भी हेल्दी होगा और माँ तो अल्टीमेटली सेहतमंद होगी ही होगी। हम सिर्फ इस पे बात करते हैं, हम बच्चे कम करने पे बात नहीं करते, हम सिर्फ कोशिश ये करना चाह रहे हैं कि हमारे जो ऑफस्प्रिंग्स आएँ, हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन्स आएँ वो हेल्दी हों, हमारी माएँ हेल्दी हों, सो दैट हमारा ओवरऑल हम पाकिस्तान का जो आगे जनरेशन्स हमारी आएँ वो हेल्दी यानी कि जनरेशन्स पूरे जो हमारे हेल्थ इंडिकेटर्स हैं वो भी हम बेहतर उसको हों, पूरा बिल्कुल, कर और हमारी सकें। बिल्कुल। बिल्कुल ठीक हो गया। मेरे ख्याल से इसके अलावा भी कोई मैडम को, डॉक्टर साहबा, कोई टॉपिक है जो हम डिस्कस करते हैं प्री मैरिटल काउंसलिंग के अंदर, या मतलब यही है जो हमने उसके सारे आपने अलावा बता अगर मैं बात करूँ तो हम फिर भी एक बात करते हैं STIs की प्रिवेंशन की हम बात करते हैं। उसमें आपकी हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि STIs भी ऐसा टॉपिक है कि आप स्पाउस एक दूसरे से STIs को ट्रांसमिट करते हैं और उन्हें नहीं पता होता कि शायद हम एक दूसरे को अपना इन्फेक्शन दे रहे हैं। समटाइम्स तो उन्हें पता भी नहीं होता, स्पेशली मेल्स को, कि उन्हें इन्फेक्शन है। फीमेल्स तो फिर भी एंटीनेटल्स के लिए या किसी न किसी मसले के लिए डॉक्टर के पास आ जाती हैं, चेकअप्स करवा लेती हैं, लेकिन मेल्स को आम तौर पे नहीं पता होता कि उनके साथ उनको कोई इन्फेक्शन है या कोई प्रॉब्लम है, तो वो उनको फिर रिपीटेड इन्फेक्शंस हो रहे होते हैं, फीमेल्स को भी और मेल्स को भी। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है उनको गाइड करना, उनको बताना कि उनको इन्फेक्शंस हैं, और फिर कपल को प्रॉपर तरीके से उनका कपल ट्रीटमेंट करना, क्योंकि एक को अगर आप ट्रीट कर रहे हो तो फिर आपका कपल ट्रीटमेंट नहीं होगा। एक के ट्रीटमेंट करने से आप उसको पूरे कपल को आप क्योर नहीं कर सकते। सही। ये भी हम उनको ज़रूर, जब भी हम प्रीमैरिटल काउंसलिंग की पूरी ट्रेनिंग देते हैं उसमें ये भी बताते हैं कि जब आप उसके बाद आप उसमें जाएंगे तो आप STIs का जो टॉपिक है उसको आप ज़रूर देखें। आपको जेनिटल एरियाज़ में आपको कहीं पे भी कोई वार्ड बंदा नज़र आता है, कोई भी डिस्चार्ज नज़र आता है मेल या फीमेल को, तो आप प्लीज़ उसके लिए ज़रूर जाएँ, ट्रीटमेंट लें। अगेन ये ट्रीटमेंट हर चीज़ का है, बहुत आसान ट्रीटमेंट है, बस आपने हॉस्पिटल पहुँचना है, डॉक्टर को कंसल्ट हाँ, करना है। सही है, बिल्कुल। मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब बड़ी डिटेल आपने सारी जो चीज़ें हैं वो बताई, और प्री मैरिटल काउंसलिंग का प्रोजेक्ट हमारा क्या है, हम उसमें कौन कौन सी इंटरवेंशंस कर रहे हैं, और हम कौन कौन से टॉपिक्स उसमें एक्चुअली डिस्कस करते हैं, और किन उमूर के मुतल्लिक हम रहनुमाई फ़राहम करते हैं। मेरे ख्याल से हमारे नाज़रीन के लिए ये तमाम बातें बड़ी मुफीद साबित होंगी, और स्पेशली जो आपने टेस्टिंग के हवाले से बताया है कि प्री मैरिटल जो टेस्टिंग है और उसकी जो फैसिलिटीज़ हैं वो हमारे DHQ हॉस्पिटल्स में, इवन THQ हॉस्पिटल्स के अंदर भी मौजूद हैं। तो ये हमारा प्री मैरिटल काउंसलिंग की जो पॉडकास्ट की सीरीज़ है वो जारी है। इंशाल्लाह ताला एक नई एपिसोड के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।